तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया। धन्वंतरी जयंती की पूर्व संध्या पर धन्वंतरी कूप दारा नगर वाराणसी में जो महामृत्युंजय मंदिर के कैंपस में पड़ता है, वहां भगवान धन्वंतरी की याद में उनको पूजने के लिए वैद्य समाज, चिकित्सक समाज आज हवन पूजन के उपरांत संगोष्ठी का भी आयोजन किया है। इस अवसर पर आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं चिकित्सक सुभाष श्रीवास्तव जी से। और सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा आज क्यों की जाती है, धन्वंतरी जयंती क्यों मनाया जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल स्वागत है। नमस्कार। थोड़ा दर्शकों को इस विषय पर जानकारी दीजिए कि धन्वंतरी जयंती कब से मनाई जा रही है, क्यों मनाई जा रही है? धन्वंतरी जयंती कब से मनाई जा रही है? जब से सृष्टि हुआ, जब से सृष्टि में हम लोग आए, तब से आयुर्वेद आया। ऐसी हमारे आयुर्वेद समाज की और वैद्य समाज की मान्यता है। और धन्वंतरी जी की जयंती उसी समय से मनाई जा रही है, देवलोक से मृत्युलोक तक और मृत्युलोक से फिर स्वर्गागमन तक की एक परंपरा रही है। काशी में धन्वंतरी जयंती का अति विशेष महत्व रहा है। काशी राज दियोदाव धन्वंतरी की यह नगरी रही। जनता जनार्दन और राष्ट्र के स्वास्थ्य के अक्षुण्य बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का उपयोग किया जाता है। और जयंती क्यों मनाई जाती है? जयंती तो उनके प्रति हमारी एक बहुत विनम्र श्रद्धांजलि होती है, उनके कार्यों को याद करने का दिन होता है, इसलिए हम जयंती मनाते हैं। और जयंती उनके जन्म को माना जाता है। तो हम ये मानते हैं कि वो जैसे सृष्टि जन्म हुआ तभी समुद्र मंथन से धन्वंतरी पैदा हुए, इसलिए इस धन्वंतरी का मनाने का सही तिथि और वैद्य समाज में उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेद के इतिहास कब से मनाई जा रही उपलब्ध नहीं हमारे पास, लेकिन आदिकाल से मनाई जा रही है। समुद्र मंथन का हमेशा इसमें जिक्र आता है। उत्पत्ति हुई थी भगवान धन्वंतरी की समुद्र मंथन। आज समाज, जो मुझे जितना समझ में आया, कि सबसे बड़ा धन तो स्वस्थ शरीर है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। लेकिन समाज आज अपने स्वास्थ्य की चिंता छोड़ करके धन उसको मान लिया है कि सोना चांदी, अब तो गाड़ी घोड़ा से लेकर के और लोटा चम्मच थरिया तक आ गया है। लेकिन कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कौन सा आहार विहार किस मौसम में लेना चाहिए, इसकी न लोगों को जानकारी है, न कोई ज्यादा दे पा रहा है। सब व्यापार बनता जा रहा है। खासकर जैसे मैंने कहा कि बस बर्तन खरीदो, सोना चांदी, अब तो गाड़ी घोड़ा सब आने लगा, लेकिन स्वास्थ्य की चर्चा बहुत कम हो रही है। आप जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत साल से लगे हैं कि लोग इसको समझें कि असलियत में धन है क्या। तो आप लोग कितना सफल हुए हैं समाज को ये समझाने में? हम नहीं सफल हुए हैं, समय ने मनुष्य को समझने को मजबूर कर दिया है। कोविड-19 आज से 6 साल पहले आया। सोना चांदी हीरा मोती धन वैभव से भरे हुए परिवार के लोग जब अस्पताल में गए तो उनके अंतिम समय में उनके ही परिवार के खास मित्र रिश्तेदार उनके साथ विदाई करने भी नहीं गए या नहीं जा सके। यह सबसे और यहीं से यह समझ में आता है कि किसी के जीवन में धन का महत्व नहीं है, उसके कर्मों का महत्व है। और कर्म ही स्वास्थ्य है। अगर सदकर्म करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आहार विहार पथ्य अपथ्य यह जीवन का अनिवार्य। और आयुर्वेद में सूत्रस्थान, चाहे अष्टांग का हो, संहिता का हो, इसी पर चर्चा है। और हेमंत ऋतु में आहार व्यवस्था पर जो हमने परिचर्चा की है कि हेमंत ऋतु का आप आनंद कैसे लें, हेमंत ऋतु में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या करें क्या न करें, यह अनिवार्य पक्ष है। और स्वस्थ के
रहने के लिए यही अनिवार्य पक्ष है। आयुर्वेद के जो मूल उद्देश्य है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार प्रथमनश्च, ये जो प्रथम उद्देश्य है उसी के लिए हम लोग लगे हैं, और हम लोग लगे ही नहीं हैं, इसके परिणाम भी सार्थक मिल रहे हैं। इस मौसम में आपने हेमंत ऋतु का जिक्र किया है, तो थोड़ा सा कम से कम इस मौके पर आप इस ऋतु में खासकर जो कहा जाता है 15 दिन संधि काल, इस संधि काल में खासकर जो छोटे बच्चे, नवजात शिशु और वृद्ध, इनको सबसे ज्यादा संभालने की आवश्यकता होती है। इस समय आपके हिसाब से, चिकित्सक के हिसाब से, वैद्य के हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से क्या पथ्य और अपथ्य होना चाहिए? आहार शब्द आहार शब्द से निस्पंदन होता है। आहार का मतलब होता है लेना। लेना सदा लाभ के लिए होना चाहिए, हानि के लिए कुछ भी नहीं होनी चाहिए। हानि के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आयुर्वेद में लाभ के लिए ही आहार व्यवस्था एक नियमावली बनाई गई है, जो पालन करना होता है। संधि काल में आहार के प्रति, पथ्य के प्रति, अपथ्य के प्रति काफी सजग रहना पड़ता है। इस समय गुड़ का सेवन, मालिश का सेवन, प्रातः काल उठना, ठंड से बचना, संधि काल है, इसे बहुत जल्दी लगेगा। और गन्ने से बने हुए पदार्थ, मूंग की दाल का सेवन सर्वश्रेष्ठ। जौ सर्वमान्य आहार है। ऐसे सब्जी में परवल, साग में तोरी का साग, अन्न में जौ उपयुक्त आहार इस मौसम में है। इस चर्चा में जो सबसे खास आप लोग कर रहे हैं संगोष्ठी, जो इतना सुनेगा समझेगा, लेकिन एक चीज है यूरिक एसिड बढ़ जाना, और उस पर खासकर एक नई चर्चा ये भी है, अभी अपवाद है क्या है कि यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी बहुत असर पड़ता है। तो खासकर दाल, राजमा जैसी चीजों को मना तो किया ही जा रहा है जिसमें प्रोटीन ज्यादा है। इस पे आयुर्वेद क्या कहता है, और पकाने की क्या कुछ विधि के बारे में कोई चर्चा किया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। चर्चा परिचर्चा विषय पर होनी चाहिए, और विषय पर हम लोग करेंगे। यूरिक एसिड की आपने चर्चा किया, ये पाश्चात्य चिकित्सा वैज्ञानिकों का एक पक्ष है। रोग होता क्या है, वो रोग के जोड़ रहे हैं। रोग होता क्या है, आंग्ल भाषा के दो शब्दों को मिलकर बना है, डिस एंड ईट। डिस का मतलब होता है आराम, और ईट का मतलब होता है वंचित होना। आराम से वंचित होना ही रोग है। और हम रोगी क्यों होते हैं? हमारे आहार विहार पथ्य दैनिक जीवन में गलत आहार का सेवन करने से, पथ्य पथ का पालन न करने से, मौसमी फल न खाने से, बेमौसमी फल खाने से, बर्गर, पिज्जा और चाउमीन जैसे बाहर का आहार खाने, जो जिस देश में रहता है उस देश में पैदा होने वाले आहार का सेवन न करने से व्यक्ति के शरीर में मन, अंतर्मन और शरीर का अंग ताल से ताल मिलाकर कार्य नहीं कर पाता। जिसके प्रकार तरह अनुपयोगी विजातीय पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, वह शरीर में जगह जगह इकट्ठा होकर अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो पीड़ा, दर्द, कमजोरी और चैतन्य शून्यता की उत्पत्ति उत्पन्न करती है, और वही रोग कहलाती है। दर्द, पीड़ा, चैतन्य शून्यता, बेहोशी, इसी को रोग कहते हैं। और इसको आंग्ल भाषा में, जिसके आपने अभी अभी यूरिक एसिड की बात की, उसको रोग का नाम दिया। नाक में कोई चीज होता है, साइनस में साइनोसाइटिस, ब्रेन में होता है मेनिंजाइटिस, फेफड़े में होगा निमोनाइटिस, फेफड़े के आवरण के अंदर होगा ब्रोंकाइटिस, ट्रकिया में होगा ट्रकियाइटिस, लीवर में होगा हेपेटाइटिस, आंतों में होगा कोलाइटिस, किडनी में होगा नेफ्राइटिस, हड्डी में होगा अर्थराइटिस, हड्डी के अंदर होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, ट्रांसिल में होगा ट्रांसराइटिस, फायरिंग में होगा फायरिंगाइटिस, लैरिंग में होगा लैरिंगाइटिस। आंग्ल भाषा का एक 4 वर्ड खाली लगा ITIS। आप मॉडर्न टाइम के डिक्शनरी में सभी लोग अभी चैलेंज कर देते हैं, IT का मतलब सिर्फ और सिर्फ सूजन लिखा हुआ है, वो डिजीज तो नहीं है। तो डिजीज कैसे हो गया? आपने अभी रोग की नाम बताया, कैसे डिजीज हो गया? कोई भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति साक्षात करने को मैं तैयार हूं। ये रोग नहीं होता, ये सिर्फ जाति पदार्थ गंदगी शरीर में इकट्ठा होना ही होता है। कहीं ना कहीं इसीलिए तो आज भी मतभेद अब होता जा रहा है। ये मतभेद नहीं है, मानभेद है। साइंस से
मॉडर्न साइंस से और पुरातन चिकित्सा पद्धति में, और बहुत पहले जो हमारे सरकार में एक विभाग होता है स्वास्थ्य विभाग, अगर उसकी बात की जाए, जब तक आयुष मंत्रालय अलग से नहीं बना था, विभाग नहीं बना था, तब तक स्वास्थ्य मंत्रालय का एक ही काम था, ज्यादातर मॉडर्न पैथी को, मॉडर्न चिकित्सा को आगे बढ़ाना। उसी पे उन्होंने ज्यादा काम भी किया। लेकिन कुछ सरकार पहले की जो आई, उन लोगों ने इसको अलग किया। तो आपको क्या लगता है कितना फायदा मिला आयुष को आने से, आयुष विभाग, आयुष मंत्रालय को आने से? आज ही के दिन धन्वंतरी जयंती को 2003 में जनपद आयुर्वेद सम्मेलन, वैद्य समाज आयुर्वेद महासम्मेलन का एक प्रतिनिधि मंडल उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिला था। तब उन्होंने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग करने की घोषणा की थी। आयुष एक संस्कृत का शब्द था। ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, एस फॉर सिद्धा जो तमिल में प्रतीक है ना, एस फॉर होम्योपैथी और यू फॉर यूनानी। तो 2003 से अब तक का अगर सफर की मैं बात कहूं तो अब आयुर्वेद जन जन तक, घर घर तक पहुंच चुका है, विश्वव्यापी हो गया है, सर्वग्राही हो गया है, सर्वस्पर्शी हो गया है। जनता, जनार्दन और राष्ट्र ने कोरोना पीरियड में अच्छे अच्छे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सकों ने आयुर्वेद का काढ़ा किया है। अच्छा, आयुर्वेद को जनमानस तक पहुंचाने में योग को आप बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ को कितना धन्यवाद देंगे? सही कहा जाए, राष्ट्र के आयुर्वेद के, योग के प्रचार में, प्रसार में, उत्थान में रामदेव जी की उतनी भूमिका है जितनी भूमिका संपूर्ण आयुर्वेद की और संस्थाओं की है। अकेले इसको मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं। लेकिन ये कहिए बीजारोपण तो उन्होंने ही किया था ना, पुराने हमारे चिकित्सकों ने न, चाहे रामदेव जी ने उसी विलुप्त हो रही आयुर्वेद के कुछ तत्वों को आगे बढ़ाया, जिसके कारण आज इस स्थिति में हम लोग हैं। लेकिन साधन और संसाधन ये दोनों, और सबसे बड़ा रामदेव जी का हाईलाइट होने का ये था, उस समय टीवी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उनकी बातें घर घर तक पहुंची टीवी पर देख करके, इसलिए हर आदमी जान गया। अंदर किसको मालूम था कि योग में मर्कटासन कैसे किया जाता है? लोगों ने जो आचार्य थे उन्होंने भ्रमित कर रखा था जनता को, प्राणायाम करोगे तो प्राणवायु निकल जाएगी, ये हो जाएगा, बस की बातें कही। लेकिन उन्होंने प्रत्यक्षीकरण टीवी पर दिखा दिया और सब तक तो पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए ऐसा। एक अंतिम सवाल ये है जो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक चिकित्सकों पर ही हमारा सवाल के कटाक्ष किए। बहुत लोग डिग्री तो आयुर्वेद से ले रहे हैं, बीएमएस की ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस एलोपैथ से कर रहे हैं। और खासकर जो नाड़ी विज्ञान, तो उनको समझ होनी चाहिए, किसी गुरु के मार्फत से समझने की उतना समय न दे करके वो भी जांचों पे ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। और नाड़ी चिकित्सा से जो एक वैद्य चिकित्सक की जिम्मेदारी थी, मरीज उसी उम्मीद पर जाता था कि उनको मैं दिखाऊंगा तो मेरे अंदर में क्या क्या समस्या है उसका निदान वो नाड़ी देख के कर देगा। आज आयुर्वेद का चिकित्सक भी इस चीज को नहीं कर पा रहा। किसका दोष मानते हैं? ऐसा नहीं है, समाज में हर तरह के लोग हैं। जैसे देश में भिन्न भिन्न विचारधाराओं की राजनैतिक पार्टियां हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति हैं, समाज में संप्रदाय हैं, वैसे ही आयुर्वेद चिकित्सकों में भिन्न भिन्न विचारधाराओं और भिन्न भिन्न परंपराएं हैं। काशी में ही बंगी वैद्यों की परंपरा, नेपाली वैद्यों की परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत भली भांति प्रचलित और विकसित हुई। तो सबके अपने अलग अलग विचार और सबके अपने अलग अलग नुस्खे थे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं थी, जिसके कारण सभी लोगों ने इसको अपनाया। और ये जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि नाड़ी विज्ञान, तो ये अनुभव की बातें हैं, 2 दिन की बातें नहीं है।
किसी ये तो मैं कह विश्वविद्यालय रहा में ये हूं नहीं कि- पढ़ाया जा कि सकता। कि गुरु- लेकिन अब आज के लड़के अब पढ़ रहे हैं। हम लोगों के समय आर्थिक समस्याएं ज्यादा थी, तत्काल पैसे की आवश्यकता थी, पढ़ कर निकले नहीं, कहीं से पैसे की व्यवस्था करके सभी लोग। अब पता लगा कि कल कमा करके पिताजी ने पैसा देना बंद कर दिया, तो आप पढ़ा दिए ना, अब जाओ खाओ कमाओ। पता लगा आयुर्वेद की दवाई महंगी पड़ रही है, खाने कमाने की व्यवस्था नहीं, तो आदमी दूसरी लाइन में मुड़ जाता है। बस इतनी ही बात थी और कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्वंतरी जयंती पे इस पूर्व संध्या पे आप हर साल जो कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और हमेशा कृतिका चिकित्सालय के मार्फत से समाज की सेवा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन का जो भी अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में किसी पुस्तक के मार्फत से इस समाज को जरूर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।